हेलो बच्चों, आशा करता हूँ कि आपने रक्त और हमारा शरीर इस पाठ के पहले भाग को देखा है और सुना है और समझा है। तो आइए बढ़ते हैं इसके दूसरे भाग की ओर। पहले भाग में हमने समझा है कि अनीमिया होने के कारण जो होते हैं वो रक्त के द्वारा होते हैं, और रक्त के अंदर किन किन चीज़ों की उपस्थिति होती है ये भी हमने समझा है। अब हम है कि कौन सा आहार हमारे लिए ज़रूरी है, ये डॉक्टर दीदी बता रही है। तो जान लेते हैं पाठ क्या कहता है। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकतानुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। इसका मतलब, जब हमने भाग पहले में देखा है कि रक्त के अंदर जब वो सूक्ष्मदर्शी में देखता है तब उसे एक बालूशाही जैसे दिखाई देता है ना। एक कुछ कण उसको ऐसे दिखाई देते हैं, और वो कणों की अनुपस्थिति के वजह से या कमी के वजह से एनीमिया ये बीमारी होती है। अब ये अनुपस्थिति क्यों होती है? तो पौष्टिक आहार अगर हमने सही ढंग से नहीं लिया तो हमारे हड्डियों के बीच का जो मज्जा है वहाँ पर इन कणों की निर्मित नहीं होगी, और जब वो नहीं बनेंगे, जब वो क्रिएट नहीं होंगे, उनका प्रोडक्शन जब रुक जाएगा तो हमारे खून में इन लाल कणों की कमी हो जाएगी, और जिससे हमें एनीमिया हो जाएगा। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफी हद तक सही होगा। यो तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो ले और साफ पानी ही पिए। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी है जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। तो हमें इन लाइनों से, इन आयतों से ये पता चलता है कि 3 कारण है एनीमिया होने के। पहला कारण है जो पौष्टिक आहार न ले। दूसरा कारण है पेट में कीड़े हो जाने की वजह से, और पेट में कीड़े क्यों होते हैं? तो दूषित पानी पीने से, दूषित मतलब पोल्यूटेड वाटर। और दूसरा है खाना साफ नहीं खाने से। तीसरी चीज़ है हाथ अगर हम न धो के खाना खाए तो भी हमारे पेट में कीड़े हो सकते हैं। इनके वजह से क्या हो जाता है, हमारे खून में जो लाल कण है इनकी कमी हो जाती है और हमें एनीमिया हो जाता है। और एक कीड़ों के बारे में उन्होंने बताया है कि ये कीड़े जो होते हैं ज़मीन पर होते हैं, और उनके अंडे जो है हमारे, जब भी हम चलते हैं या किसी चीज़ को हम छूते हैं तो हमारे जो आंतों के द्वारा, मतलब इसका मतलब है हमारे जो हाथों के द्वारा क्या होता है, हमारे हाथों में छोटे छोटे होल होते हैं ना जहाँ से पसीना आता है, उनके द्वारा वो अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर वो अपना घर बना लेते हैं। तो ये, इससे बचना है तो क्या करना है, हमें बिना चप्पलों के, बिना जूतों के, कई नंगे पैर नहीं घूमना है, और शौच के लिए हमें शौचालय का ही इस्तेमाल करना है। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला।
वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बीमाणु प्लेटलेट कण भी होते हैं। शरीर में उनका क्या काम है? दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही है। जैसे WBC है ना, सफ़ेद कण जो लड़ते हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। हमारे शरीर में क्या होता है, RBC होते हैं और WBC होते हैं। तो RBC का महत्व तो हमने समझ लिया। अब WBC के बारे में बता रहे हैं। जो सफ़ेद कण होते हैं, ये कण क्या करते हैं, जब भी हमने कोई गलत सलत चीज़ खा ली या तो गलती से हमारे शरीर के अंदर कोई रोगाणु के कीटाणु चले गए, तो इनको ये WBC, ये सफ़ेद कण क्या करते हैं, उनको पूरी तरह से नष्ट करते हैं, उनके साथ लड़ते हैं। ठीक है, जब वो लड़ते हैं तो हमारे भी WBC बहुत सारे मर जाते हैं, पर फिर भी ये लड़कर, इनका काम ही ये है कि उन बैक्टीरियास या वायरस से ये लड़े। और बीमाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करे। ये तो बहुत ही आसान है। इसका मतलब जब भी हमें चोट लगती है तो अपने आप हमारा खून रुक जाता है ना, कुछ देर के बाद वहाँ पे जम जाता है और कुछ दिनों के बाद वो जो जख्म है वो धीरे धीरे सूखने लगती है। तो ये किस कारण होता है? हमारे प्लेटलेट की वजह से। मतलब प्लेटलेट एक तरीके का फेविकॉल का काम करता है कि जैसे ही खून बहने लगता है, खून खुद का खुद वो गाढ़ा हो जाता है और वो जख्म से खून आना बंद हो जाता है। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बीमाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अब प्लेटलेट कैसे काम करते हैं उन्होंने बताया कि जो रक्त के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा होता है। वो प्लाज्मा में एक विशेष तरह की प्रोटीन होती है और वो प्रोटीन क्या कर देती है, जहाँ भी कटा है ना, जहाँ भी कटा है वहाँ पर वो क्या, मकड़ी के जाले के जैसी एक जाला वो बुन देता है। कौन बुनता है? प्लाज्मा के अंदर का प्रोटीन। और जैसे उसने जाला बुना तो ये जो बीमाणु होते हैं, जो प्लेटलेट होते हैं, वो जाले में जाके इस तरह से अटक जाते हैं जैसे अंदर के खून को बाहर आने से वो रोक रहे हो, और इसी तरह एक दीवार वो बना देते हैं और खून बहना रुक जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। अब अनिल पूछता है कि जब घाव गहरा हो तो खून तो बहता जाता है, तभी डॉक्टर दीदी कहती है कि वहाँ पे टाँके लगाना ज़रूरी है, और जब तक डॉक्टर के पास नहीं पहुँचते वहाँ उस ज़ख्म को जो है, उस कटे हुए भाग को अच्छे साफ कपड़े से हमें बांध कर रखना चाहिए ताकि खून ज़्यादा खून ना बहे। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि रक्त जो है जब ज़्यादा बहने लगे तो वहाँ उस भाग को अच्छे साफ कपड़े से हमें बांधना है। उससे क्या होगा, शरीर का जो खून है वो ज़्यादा बहेगा नहीं। ओके, और अगर ज़्यादा खून बह गया तो उस व्यक्ति को दूसरी बोतल से रक्त चढ़ाना पड़ता है। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है,
ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। जैसे आपको पता है इंग्लिश में कहते हैं ब्लड ग्रुप, रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप। तो बहुत सारे ब्लड ग्रुप होते हैं ना, ए होता है ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव। तो इस तरह से रक्त ग्रुप, रक्त समूह होते हैं। तो हर एक व्यक्ति का रक्त जो होता है वो अलग होता है। तो जो ग्रुप के लिए जो रक्त सूटेबल है, मतलब उनसे मैच करता है या उनके लिए है, तो वही रक्त समूह उस व्यक्ति को चढ़ाया जाता है। लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा। तो अनिल को एक प्रश्न हुआ कि अगर वो रक्त मिला ही नहीं रक्त समूह का तो क्या होगा। ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं। अब आप सबको ब्लड बैंक क्या होता है ये मालूम है, जहाँ पे खून जमा करके रखा जाता है। जो भी व्यक्ति डोनेट करता है ब्लड, उसका ब्लड वहाँ पर जमा करके रखा जाता है। वो एक रेफ्रिजरेटर के जैसा ही होता है जिसमें खून को जमा कर रखा जाता है। और हर अस्पताल में ये ब्लड बैंक होता है जहां सभी प्रकार के रक्त समूह का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहे, दीदी ने कहा। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकता है। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। अब यहाँ पर डॉक्टर दीदी कह रही है कि रक्तदान कब करना है? 18 वर्ष के आगे ही वो कर सकते हैं, जो भी व्यक्ति स्वस्थ है, स्वस्थ यानी हेल्दी। और कितना खून निकाला जाता है? रक्त निकाला जाता है 300 मिलीलीटर ही निकाला जाता है। डॉक्टर दीदी और ये भी कहती है कि ऐसा लोग समझते हैं कि अगर इतना खून निकले तो इंसान को कमजोरी आ जाएगी, पर ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता। निराधार मतलब इसका कोई भी आधार नहीं है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। कितना लीटर होता है? 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, दीदी समझाते हुए बोली। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। पीठ ठोकना मतलब शाबाशी देना। तो बच्चों, इस पाठ से हमें ये पता चला कि रक्त का महत्व जो है वो कितना ज़रूरी है, कितना होता है। अगर हमारे शरीर में रक्त हो और उसमें अगर वो लाल कण कम हो, है ना, तो हमें एनीमिया होता है। अगर रक्त के अंदर हमारे प्लेटलेट कम हो तो हमारा खून बहना रुकेगा नहीं। अगर हमारे खून में WBC की कमी हो जाए, सफ़ेद कणों की, तो कोई भी कीटाणु हमारे शरीर में आकर बस सकते हैं और उनसे लड़ने वाला कोई भी नहीं होगा। तो ऐसे हर चीज़ जो हमारे रक्त में है वो बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमारा रक्त तरल ना हो तो वो ऑक्सीजन को हर एक शरीर के कोने कोने में लेके नहीं जा सकेगा। तो रक्त का जो महत्व है वो आपके और मेरे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर रक्त हमारे शरीर से चला जाए तो इंसान की मौत भी हो सकती है। और जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है उसको रक्त देना बहुत ज़रूरी है। मतलब रक्तदान करना हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य भी होना चाहिए। तो यही इस पाठ से हमें सीखने मिल रहा है।
तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पाठ अच्छा लगा और समझ में आया। धन्यवाद।